जिसे आप और हम आज के समय पर शायद ही बिलीव कर पाए। जब रूस ने हमारे सबसे अच्छे दोस्त होने के बावजूद भारत को बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। रूस ने अपने फायदे के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशंस पैदा कर दी थी। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तोरखम। लेकिन हमारे रॉ ऑफिसर्स रशिया के उस प्लान को अगर डिकोड नहीं करते तो 1971 के बाद इंडिया फिर से 1982 में भी पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ता। इस ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे रशियन स्पाई एजेंसी केजीबी ने इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस काल में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर के फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करके अपने साइड में कर लिया था। कैसे केजीबी के एजेंट्स ने पीएम ऑफिस तक अपनी पहुंच बना ली थी। कैसे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जैसे बड़े लीडर्स को केजीबी का सपोर्ट मिल रहा था। ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। और मैं ये सारी इंफॉर्मेशन काफी रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज से आपको बता रहा हूं। केजीबी के इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें खुद एक एक्स केजीबी एजेंट जिनका नाम है वैसिली मैत्रोकाइन, उनकी अपनी किताब मैत्रोकाइन आर्काइव्स में वहां से आपको मिलती है। वो 40 सालों तक केजीबी के एजेंट और आर्काइविस्ट थे जिनका काम था टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना। लेकिन जब उन्हें यूएसएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम होने लगी तब वो रशिया छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। वो अपने साथ उन सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर चले गए और वहां उन्होंने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। और उनकी इन्हीं इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है द मैत्रोकाइन आर्काइव्स नाम की यह पुस्तक, जिसके वॉल्यूम 2 के अंदर हमें इंडिया से रिलेटेड केजीबी के ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है और इसमें ऑपरेशन तोरखम की भी जिक्र है। तो आखिर ये ऑपरेशन तोरखम क्या था, आखिर क्यों यूएसएसआर ने ऑपरेशन लॉन्च किया और कैसे RAW ने यूएसएसआर के इस प्लान को नाकाम कर दिया, जानते हैं इस वीडियो में। तेईस मार्च 1977 दिल्ली में अपने निवास पर बैठी हैं इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी के साथ इलेक्शन रिजल्ट्स की चर्चा कर रही हैं। आईबी से लेकर सभी एजेंसीज उन्हें ये बताकर तसल्ली दे रही हैं कि पूरे इंडिया में कांग्रेस की जीत के ही आसार हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे दिल ढलने लगता है, इंदिरा जी के साथ साथ संजय गांधी की भी बेचैनी बढ़ने लगती है। दिन के अंत में जब उन्हें पता चला कि इलेक्शंस में उन्हें तगड़ी हार मिली तो इंदिरा गांधी के घर पर मातम छा गया। जनता पार्टी की सरकार आने की वजह से पूरे देश में सड़कों पर पटाखे फूट रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी के रेजिडेंस के अलावा एक और जगह थी जहां पर मायूसी छाई थी और वो है मॉस्को में केजीबी का हेडक्वार्टर। जी हाँ, शॉकिंग है लेकिन ये एक बड़ा सच है। अब सवाल ये आता है कि केजीबी को इंदिरा की हार जीत से क्या लेना देना। देखिए, केजीबी को इससे लेना देना था क्योंकि उन दिनों कांग्रेस की हार जीत के पीछे केजीबी यानी रशियन स्पाइस एजेंसीज का हाथ हुआ करता था। केजीबी इंडियन कांग्रेस को हर तरीके से सपोर्ट किया करती थी। लेकिन इसका ऑपरेशन तोरखम से क्या कनेक्शन है? अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखोगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इन डॉट्स को ऑपरेशन तोरखम से कनेक्ट कर पाओगे। असल बात ये कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 1950 के अराउंड ही केजीबी ने इंडिया में पेनिट्रेट करना शुरू किया था। आईबीए हेड BN मुलिक के मुताबिक आजादी के बाद शुरुआती दिनों में ही केजीबी और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच हो रहे सीक्रेट मैसेज को आईबी ने कई बार इंटरसेप्ट किया था। इन मैसेजेस में नेहरू गवर्नमेंट को उठाकर उखाड़ फेंकने के बारे में बातें की जा रही थी और इस बारे में BN मलिक ने नेहरू जी को भी बताया था। लेकिन उन्होंने इस बात को हंसकर टाल दिया था, तो उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी क्योंकि मित्रोकिन आर्काइव्स वॉल्यूम 2 के मुताबिक 1950 के बाद केजीबी ने इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स को डिफेंड करना शुरू किया था। केजीबी के सबसे इफेक्टिव हथकंडे हनी ट्रैपिंग के जरिए ये काम किया जा रहा था। उसके मुताबिक इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स जिनका कोड नेम प्रोखोर था, उनको रशियन स्पैरो नेवेरोवा ने हनी ट्रैप किया था। उस ऑफिशियल ने केजीबी को एम्बेसी कोडबुक और रेसिफरिंग टेबल जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी थी। इसके बदले केजीबी ने मंथली 4000 रुपए पे करती थी। कुछ इसी तरह साल 1956 में इंडियन ऑफिशियल जिसका कोड नेम रडार था, उसे भी एक रशियन स्पैरो ने प्रेग्नेंट होने की धमकी देकर हनी ट्रैप किया था। 1957 में इंडियन एम्बेसी में साइफर क्लर्क का काम कर रहे ऑफिशियल जिनका कोड नेम आर्टर था, उसे भी केजीबी ने इलीगल करेंसी डीलिंग के मामले में ट्रैप करके अपनी साइड कर लिया था। इन पेनिट्रेशंस की वजह से केजीबी इंडियन एम्बेसी और डिप्लोमेट्स के बीच हो रहे सीक्रेट कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 से लेकर 1970 के बीच केजीबी ने काफी बड़े लेवल पर इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन ऑफिशियल्स को इफेक्ट कर लिया था। नेहरू की डेथ के बाद सक्सेसर के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को ट्रेस करना शुरू किया।
साथ ही केजीबी ने बैकअप के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कनेक्ट करने की कोशिश की। कहा जाता है कि इसके पीछे केजीबी का एक ही मोटिव था कि इंडिया में मोरारजी देसाई वाली हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ना बने। लेकिन फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ हुई, तब केजीबी ने अपना पूरा फोकस इंदिरा गांधी पर लगा दिया और उन्होंने इंदिरा गांधी का कोड नेम रखा था वानो, VANO, वानो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। केजीबी अपने एसेट्स के थ्रू इंदिरा गांधी से सबसे पहले कांटेक्ट में आई साल 1953 में। तब वो सोवियत यूनियन विजिट पर गई थी। तब वो पीएम नहीं थी, लेकिन केजीबी उन्हें भी नेहरू के सक्सेसर के तौर पर मानती थी। साल 1969 में चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए सोवियत यूनियन ने इंडिया के साथ स्पेशल रिलेशंस बनाने शुरू किए थे और ये यूएसएसआर की साउथ एशिया पॉलिसी का ही हिस्सा था। इसी बीच सालों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रही केजीबी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को भी सपोर्ट देना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1971 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जीत के बाद ही इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन यानी इनडायरेक्टली केजीबी को खुली छूट दे रखी थी। इंदिरा गांधी ने सोवियत डिप्लोमेट्स और ट्रेड ऑफिशियल्स को इंडिया में आने पर भी खुली छूट दे रखी थी। इसकी आड़ में केजीबी में इंडिया के हर डिपार्टमेंट में अपने अपने एजेंट सेट कर दिए थे। कहा जाता है कि उस दौरान सोवियत यूनियन के बाहर अगर किसी देश में यूएसएसआर का सबसे ज्यादा एक्टिव प्रेजेंस था तो वो था इंडिया। शॉकिंग बात यह है कि ओलेग कालुगिन, जो कि 1973 में केजीबी के इंडिया में स्पेशल एजेंट थे, उनके मुताबिक केजीबी ने उस समय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस और फॉरेन इंदिरा गांधी के पास गया। केजीबी ने इसके बाद इंडिया में अपना सीक्रेट कोड हिपो भी लागू कर दिया। इसका मकसद था फंड्स इकट्ठा करना और उनसे जितना हो सके उतना इंदिरा गांधी की इमेज क्लीन करना। मीडिया, न्यूज़पेपर और एजेंसीज को खरीदकर केजीबी ने प्रो इंदिरा प्रोपेगेंडा भी चलाया। केजीबी को इसमें सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट ने चौधरी चरण सिंह को सरकार से हटा दिया। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह उस समय इंदिरा गांधी के सबसे बड़े अपोनेंट थे और वो इंदिरा गांधी काल में लगे इमरजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन केजीबी ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन हो और केजीबी को दूसरी सबसे बड़ी सफलता मिली 1980 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी जनरल इलेक्शन में 351 सीटें जीतकर फिर से सरकार में आई। इसी जीत के साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स में एक और नाम काफी फेमस होने लगा था और वो नाम था संजय गांधी। पर केजीबी के लिए दिक्कत ये थी कि संजय गांधी को यूएसएसआर और कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसे में वो अगर इंदिरा गांधी के सक्सेसर बनते तो केजीबी के लिए दिक्कत हो सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए केजीबी ने संजय गांधी के क्लोज सर्कल में भी अपने एक एजेंट को सेट किया जिसका कोड नेम था पुरी। और फिर अचानक से जून 1980 में एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की डेथ हो जाती है। बाकी समझने वाले समझ जाएंगे कि इसके पीछे कौन हो सकता है। कहा जाता है कि इस एक्सीडेंट के बाद पूरा देश शोक में डूब गया था और सिर्फ एक जगह पर जश्न मनाया जा रहा था और वो था मॉस्को में केजीबी का हेडक्वार्टर। लगभग इसी समय इंडिया के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी कुछ बड़ा होने जा रहा था और इसके पीछे भी यूएसएसआर का हाथ था। दरअसल 1980 से ही यूएसएसआर की अफगानिस्तान पर नजरें थी। वहां मौजूद गैस फील्ड को यूएसएसआर एक्सप्लॉइट करना चाहता था। इसी दौरान अफगानिस्तान में मौजूद कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की वजह से अनरेस्ट फैलना शुरू हो चुका था। यूएसएसआर का मन था कि इसका असर यूएसएसआर में मौजूद मुस्लिम पर भी हो सकता है। ऊपर से 1979 आते आते अफगानिस्तान में हफीजुल्लाह आमीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन वो एंटी सोवियत थी, यानी रशिया के खिलाफ काम करती थी और अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ पहले से ही वहां के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लड़ रहे थे। ऐसे में इनके सपोर्ट से ही 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ट्रुप्स ने अफगानिस्तान को इन्वेड करना शुरू कर दिया। हफीजुल्लाह आमीन को मारकर उसकी जगह प्रो मॉस्को लीडर बबराक करमल को प्रेसिडेंट बनाया गया। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट करने और कैप्चर करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, लेकिन इसका फायदा होने की बजाय यूएसएसआर को इसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि आमीन को मारने के बाद भी अफगानिस्तान की पब्लिक को यूएसएसआर का इन्वेजन और नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पसंद नहीं थी। ऐसे में इस गवर्नमेंट को यानी इनडायरेक्टली यूएसएसआर को बाहर फेंकने के लिए अफगानिस्तान में कुछ लोकल मिलिटेंट ग्रुप बनने लगे थे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इराक जैसे मुस्लिम देश भी यूएसएसआर के खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। अफगान मिलिटेंट ग्रुप यूएसएसआर ट्रुप्स को चुपके से निशाना बनाते थे, इसके चलते कई सारे यूएसएसआर ट्रुप्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन सोवियत अफगान इन्वेजन के चलते लगभग 15,000 यूएसएसआर ट्रुप्स की डेथ हो गई। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को एड के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा था, ऊपर से सीआईए इस ऑपरेशन और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए आईएसआई को फंडिंग दे रही थी। आईएसआई खुद को मिल रही इस फंडिंग के अलावा मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग के लिए मिल रही फंडिंग से भी कट निकाल रही थी। करप्शन बढ़ चुका था
यही नहीं, CIA की बदौलत पाकिस्तान का कराची अब आर्म हब बन चुका था। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के टेन्योर में उन्होंने इस फंडिंग को बढ़ा दिया, जिसके चलते 1980 तक साल में हर साल 30 से 30 मिलियन डॉलर मिलने वाली फंडिंग शुरू हो जाती है। 1987 आते आते 630 मिलियन डॉलर तक यह फंडिंग चली जाती है। एस्टिमेट्स के मुताबिक यूएसए ने उस दौर में ऑफिशियली और अनऑफिशियली पाकिस्तान को लगभग 20 बिलियन डॉलर की फंडिंग दी थी। एक फन फैक्ट भी है कि इतनी सारी फंडिंग की वजह से इस ऑपरेशन को मोस्ट एक्सपेंसिव कोवर्ट ऑपरेशन के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक CIA के अलावा ISI को यूके, सऊदी अरब, SAS और चाइना से भी फंडिंग मिल रही थी। इतनी सारी फंडिंग की वजह से अफगानिस्तान के कई छोटे बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स ट्रेन होने लगे और यहीं से शुरुआत हुई आज के तालिबान की। और इन मिलिटेंट ग्रुप्स के लीडर में सबसे बड़ा लीडर बना ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। इन सब की वजह से अफगानिस्तान में USSR की हालत खराब हो गई थी। लेकिन USSR की हालत कहां खराब नहीं थी, वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया में इंदिरा गांधी ने 1980 में गवर्नमेंट बना ली थी और वहां सब सही चल रहा था। जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया, आप बस डॉट कनेक्ट करते जाइए और आप अपने आप ऑपरेशन तोरखम तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान में हो रही खराब हालत से निपटने के लिए ही USSR की KGB ने 1980 में खुद का एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन तोरखम। अब क्या था ये ऑपरेशन, चलिए इसे जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी और ISI मिलके अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ मिलिटेंट बना रही थी और उन्हें रोकना USSR के लिए काफी जरूरी हो गया था। ऐसे में KGB ने ऑपरेशन तोरखम लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम तोरखम इसलिए रखा गया था क्योंकि तोरखम कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद एक बॉर्डर का पास था, जिसके थ्रू ही ISI अफगानिस्तान में मिलिटेंट्स भेजता था और USSR इसी रूट्स को बंद करना चाहता था ताकि उसके खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने वाले मिलिटेंट्स आने बंद हो जाएं। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब ISI का अटेंशन मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग से हटके किसी और चीज में उलझ जाए। और यही करने के लिए KGB ने ऑपरेशन तोरखम के एक सेकेंडरी ऑपरेशन कॉन्टैक्ट लॉन्च कर दिया। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध करवा दिया जाए। जी हाँ, सही सुना। ऑपरेशन कॉन्टैक्ट के तहत KGB ने अपना सबसे शातिर एजेंट, जिसका कोड नेम था एजेंट S, को इंदिरा गांधी के क्लोज सर्कल में सेट कर दिया, उसे पहला हमला कर देंगे। जबकि इन दोनों देशों को मिल रही ये इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल फेक थी, लेकिन इन सब के बीच KGB बस यही चाह रहा था कि दोनों देशों को बीच में कैसे लड़ाया जाए, दोनों देशों के बीच युद्ध कैसे कराया जाए और किस तरह पाकिस्तानी एजेंसी ISI मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देना छोड़कर इंडिया के साथ वार में उलझ जाए ताकि USSR की रेड आर्मी पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर ले। अब सवाल यह आता है कि KGB के इस प्लान के बारे में इंडिया और पाकिस्तानी एजेंसीज को पता कैसे चला, क्योंकि थैंकफुली 1982 में ऐसी कोई वार तो नहीं हुई। तो आता है अब रॉ का असली रोल। तो देखिए, जब इतनी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस RAW, हमारी जो खुफिया एजेंसी है, उसके पास पहुंची, तब RAW के ऑफिशियल्स को शक हुआ कि जिस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए अच्छे से अच्छा एजेंट सालों लगा रहता है, वो इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे आ रही थी। जब एजेंसीज ने उन इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना शुरू किया तो काफी शॉकिंग चीजें सामने आई। जैसे CIA के साथ जब इंडिया में साल का प्लान डिस्कस किया गया तो उन्हें पता चला कि USA का ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। इसके बाद जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फोर्सेस को रिवर्स ट्रैक किया तो एजेंसीज को एक कोड पता चला, कोड तोरखम। उसके बारे में जब और इंफॉर्मेशन निकाली गई तो पता चला कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर है। और जब एजेंट्स को ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो सब KGB एजेंट हैं और सभी फेक इंफॉर्मेशन RAW और ISI तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़कर यह पता किया गया कि USSR तोरखम बॉर्डर को बंद करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में वार करवाना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से एग्रेशन होने से पहले ही इंडियन डिप्लोमेट्स ने म्यूचुअल डिस्कशन किया। इसमें दोनों देशों ने यह माना कि उनका वार करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही बलोचिस्तान और कश्मीर को कैप्चर करने का इरादा है। और कुछ इस तरह म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू 1981-82 में होने जा रहा वॉर